Hello, good evening everyone. I hope you're all doing good. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने पॉलिटी में क्वेश्चंस किए थे गवर्नर पर, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए सब लोग और प्लीज मुझे बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, आई एम ऑडिबल और एवरीथिंग ऑल राइट। चलिए, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में गवर्नर्स के क्वेश्चंस किए थे और आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, लोकपाल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आ जाइए सब लोग। अगर आपने अभी तक रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस सेशन के बाद कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या सामान्य प्रतिनिधित्व? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होता क्या है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी एक भूभाग को निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहां पर कोई एक व्यक्ति या प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। तो हमारा भारत में जो आम चुनाव किया जाता है वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर, सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रति एक सदन तथा राज्यों के विधानमंडल संसद के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है। जब किसी एक भूभाग को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहां पर कोई एक व्यक्ति या प्रतिनिधित्व निर्वाचित होता है जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यहाँ पर सभी को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उनको मताधिकार है, ठीक है, मत देने का राइट टू वोट दिया गया है, के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित की गई है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 355, आर्टिकल 256 या आर्टिकल 320? तो कौन से अनुच्छेद में चुनाव आयोग की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल
कौन से आर्टिकल में है? चलिए मैं बता देती हूं, आर्टिकल 324 भाग 15 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के संचालन में अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 इज ऑल अबाउट इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन, पार्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? इलेक्शन कमीशन में अब एक चुनाव आयुक्त भी होगा। अब उस आयुक्त का या उस अधिकारी का टेन्योर कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 वर्ष की उम्र तक, 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तो ये कितने वर्ष का होता है? ये होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, ठीक है। देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्तों का अधिकार, वेतन और भत्ते आदि सब समान होते हैं। किसी को एक ऊपरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को पावर ज्यादा है और अन्य को कम है, वैसे इसमें नहीं होता। एक चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त, उनके वेतन, अधिकार और भत्ते सब समान होते हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी सैलरी है 2.5 लाख, ठीक है, पर मंथ। तो इनकी सैलरी भी इतनी होगी, ठीक है। तो इनकी सैलरी भी इतनी ही होती है और इन आयुक्तों अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक। तो उनकी आयु जब तक 65 वर्ष की पूरी नहीं हो जाती, या तो तब तक वो कार्यकाल पे रहेंगे, या फिर उनकी आयु या फिर उनके कार्यकाल को 6 साल पूर्ण हो चुके हो तब तक वे कार्यकाल पर रहेंगे। उन्हें उसी विधि से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णन है। ये कहा गया है अनुच्छेद 324 के खंड 5 में। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा में 100 लोगों ने नोटिस पर साइन किया हो और राज्यसभा में 50 लोगों ने नोटिस पर साइन किया हो। उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जो स्पीकर बनाते हैं। अगर उन 3 मेंबर्स ने हाँ बोला, यानी कि उस पर अगर उनको लगा कि हाँ न्यायाधीश की जो उनके बिहेवियर में कुछ गलत उनको मिला, तो वह पिटीशन आगे दर्ज की जाती है और उनको इम्पीचमेंट या उनका महाभियोग कर दिया जाता है, या उनको रिमूवल कर दिया जाता है, या उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस विधि पर, किसी विधि के आधारित प्रयुक्त किया जाता है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वृत्तिगत प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या भूभागीय प्रतिनिधित्व? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वृत्तिगत प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, भूभागीय प्रतिनिधित्व?
कमेंट करिए, बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या होगा। लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है या किस विधि में को प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कि किसी भी भूभाग को निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहां से कोई एक व्यक्ति या निर्वाचित या फिर प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया जाता है। तो भूभागीय प्रतिनिधित्व की विधि के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन भूभाग में बांट दिया जाता है। मैंने सबसे पहले बताया, ऐसी रीति में किया जाता है कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भूभागीय प्रतिनिधित्व या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा इस दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1984, 1985, 1986 और 1988। तो किस वर्ष दल बदल विरोधी कानून लाया गया या पारित किया गया? नॉट लाया गया, पारित किया गया। एक्ट कब बनाया गया उसे? इस क्वेश्चन से पहले तो जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, वहां जाइए, वहां क्लिक करिए और मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन करिए ताकि मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ सकूं। मैं यूट्यूब के कमेंट्स, फेसबुक के कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूं। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया, कौन से वर्ष में? Yes, Uday, B is the right answer. तो 52nd Amendment Act, (1985) ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत क्या किया गया था? इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी उपबंध किए गए थे। निर्हरिता मतलब योग्यता संबंधी उपबंध किए गए थे। तो 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, दल बदल विरोधी कानून जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे। तो मताधिकार उसे कहा जाता है क्या कि जिसे ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे। वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार या गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है?
देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा जीके वन लाइनर सिर्फ वन लाइनर तक ही सीमित नहीं है, हम इसके बारे में आपको वो सारे क्वेश्चंस बता देते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बजाय सब कुछ पढ़ने के कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेना जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मुझे कमेंट करिए और बताइए कि मताधिकार से क्या आशय है या मताधिकार क्या होता है, से क्या अभिप्राय है। बहुत आसान सा सवाल है, मुझे लगता है 6th क्लास में हम लोगों को ये पढ़ा दिया जाता है कि मताधिकार क्या होता है। तो वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है, बजाय अमीरों को वोट देना और गरीबों को वोट देना और जो ये अधिनियम कानून जो कष्ट पहुंचाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। तो हमारी डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है टू द पीपल, फॉर द पीपल और विद द पीपल, ठीक है। तो भारत में मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी, जो घटाकर कर दी गई 18 वर्ष। कब? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। कब? 28 मार्च 1989 में। इसे 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अब वोट देने का अधिकार जो है वो है 18 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किया गया एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है। निम्नलिखित में से क्या यह पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफायती होती है। इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता है। इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना होता है, ठीक है। तो लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की क्या विशेषता, इसमें से क्या एक विशेषता है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की? जी, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एक सदस्य चुना जाता है उसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों की संख्या सीमित होने के कारण, ठीक है। तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे राजनीतिक दलों की संख्या जो होगी वो कम होगी। इससे क्या होगा? इससे बहुमत की संभावना बढ़ती है। तो एक दल की स्थायी सरकार बनने की संभावना प्रबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप या रूप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और लोकतंत्र। प्रतिनिधिक सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम इसे। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जो सरकार जो उपबंधित होती है उसमें क्या हम लोगों को देखने को मिलता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप या लोकतंत्र। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपने इस लिंक को फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, मुझे पता था इसका ऑलमोस्ट जवाब अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने वाला है, पर यह गलत है। इसका सही जवाब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन हमारे जो कानून का निवारण होता है, कानून जो बनाया जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप पे होता है। कैसे? हमने अपने प्रतिनिधि को चुना, उस प्रतिनिधि ने हमारे कानून को, हमारी जिस चीज की हमें जरूरत है उसके ऊपर कानून बनाने के लिए वो आगे जाएगा, हम आगे नहीं जाएंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होगा जब हम खुद बताएं सरकार को कि हमें इस चीज की जरूरत है, कानून बनाइए। नहीं, हमारे कानून हमारे प्रतिनिधियों के हाथ में है, तो ये चाह कर भी अप्रत्यक्ष है। ठीक है, प्रत्यक्ष वो होगा जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुने। तो यहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार उपबंधित करता है। इस शासन व्यवस्था में निर्णय लेने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों, ठीक है, क्योंकि हम उनको निर्वाचित कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारा जो कानून का निर्णय लिए जाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाएंगे, प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रतिनिधियों को अपने चुनाव के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। तो जब उनके कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब हम उन्हें दोबारा चुन सकते हैं। जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा करके उन्हें पुनः निर्वाचित कर सकती है अथवा दूसरे को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए रविंद्रास इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम चलाया है RNA, रविंद्रास न्यूज एनालिसिस। उसमें आप लोगों को डेली बेसिस पर जीके जो क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर आप उस PDF को चाहते हैं कि वो आपको मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जो है रविंद्रास IAS ऑफिशियल। तो अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल में रविंद्रास IAS ऑफिशियल को ज्वाइन करिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। जिसने किसी राज्य में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में या सभी राज्यों में। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है तो आप इधर ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कब वह नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी? कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी उठकर कब वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी? जब उन्हें किसी राज्य में 6% प्राप्त कर लिया हो। तो कितने राज्यों में 6%, 66% वोट मिले हों। तो 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, दिल्ली में, या 4 या अधिक राज्यों में, या सभी राज्यों में।
तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में, 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में। तो कमेंट करिए और मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या है। गुड इवनिंग दयाल। चलिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, 4 या अधिक राज्यों में। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन अधिनियम आदेश 1968 द्वारा राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों की मान्यता हेतु मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो अगर ये पूछा जाए सवाल के मापदंड कहाँ निर्धारित किए गए हैं, कब निर्धारित किए गए, तो चुनाव चिन्ह आरक्षण और एवं आवंटन आदेश 1968 में ये मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या मानदंड है। तो राष्ट्रीय दलों के लिए राजनीतिक दल ने अंतिम लोकसभा या राज्यसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों से 6% मत प्राप्त किए हों या 4 लोकसभा सीटें जीती हों। ठीक है, तो राजनीतिक दल ने अंतिम लोकसभा या राज्यसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों से जितने भी वोट किए गए हों उनका 6% वोट उनको मिल गया हो या 4 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती हों, अगर वह लोकसभा का चुनाव है तो। देख लेते हैं अगला। उस राजनीतिक दलों को 3 अलग अलग राज्यों की लोकसभा की सीटों में से 2% सीटें प्राप्त हुई हों। उस राजनीतिक दलों को 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की सीटों में से 2% सीटें प्राप्त हुई हो। राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में से राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हो। राजनीतिक दल जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी होते हैं, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल भी होते हैं और नेशनल राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी होते हैं। तो उनके लिए मानदंड निर्धारित किए गए कि कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य राजनीतिक दल कब बनेगा और राष्ट्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब बनेगा। तो हमने अभी बात करी है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कि वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल किन मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार? हमने ये तो जान लिया कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, राइट टू वोट क्या होता है, किस लिए होता है, उनकी आयु कितनी होती है, 18 ईयर होती है, ठीक है। कब आई? तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में हुई है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब ये बताइए आप लोग मुझे कि संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है या नैसर्गिक अधिकार होता है? कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देती हूं डाउट को। तो ये है कानूनी अधिकार।
कैसे? संविधान के अनुच्छेद 326, तो किसमें बात की गई है राइट टू वोट की? 326 में 326 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है। ठीक है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण विधिक या कानूनी अधिकार ही है। ठीक है, क्यों? परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण, क्योंकि उनकी भी कुछ वैधानिक सीमाएं हैं, उन्हें कानूनी या विधिक अधिकार कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे विधिक अधिकार, ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट ही माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हमने ये तो पढ़ लिया कि उनकी सीमा, उनकी इम्पीचमेंट कैसे होता है, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि उनकी पहले हमारे मुख्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन KVK सुंदरम, सुकुमार सेन, GV मावलंकर या T स्वामीनाथन। तो कौन थे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त? चलिए, इतने सारे लोगों में सिर्फ एक ने ही जवाब दिया है। नेक्स्ट, यस, लोकेंद्र विरोनिका, राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल कितना था? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इनका कार्यकाल कितना था, तो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958। 21 मार्च 1950 से 1958, 19 दिसंबर। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है मिस्टर सुनील अरोड़ा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संवैधानिक राजसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली का अर्थ है राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, जनता द्वारा राजा को चुना जाना, ये संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। इसी के साथ आप लोग मुझे ये भी बताइए कि कहाँ है, अभी कौन से देश में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली? कहाँ हमें ये देखने को मिलता है? क्या होता है? ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन बताइए मुझे। और ये कहाँ होता है, कहाँ है अभी? कहाँ हम ये कहकर देख के कह सकते हैं कि हाँ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली स्टेट है या कंट्री है? जवाब दीजिए मुझे, कमेंट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली क्या होता है, का अर्थ क्या है? राजा द्वारा संविधान को परिभाषित, जब राजा संविधान को परिभाषित करे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली कहा जाता है, या राजा द्वारा संविधान की खुद की रचना करे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली कहा जाता है? जनता द्वारा राजा का चुना जाना या संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। जी हाँ, ये इंग्लैंड में है, यूके में है,
पर इसका राइट आंसर अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया, चलिए मैं बता देती हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसली या संवैधानिक राजसी कहा जाता है। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है एक ऐसी सरकार से है जहां राजा संवैधानिक तौर पर राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, सरकार की एक प्रणाली के रूप में संवैधानिक राजशाही दलगत राजनीति से मुक्त, यानी वहां दल राजशाही दलगत राजनीति से मुक्त औपचारिक रूप से राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें संविधान के अनुसार शक्तियों का प्रयोग होता है। जो संविधान में शक्तियां लिखी गई है उनके अकॉर्डिंग ही शक्तियों का प्रयोग होगा। और संवैधानिक राजशाही का मुख्य उदाहरण ब्रिटेन और इंग्लैंड, जो भी आप लोगों ने सही बोला, सही था जवाब, में देखा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? इससे पता चलता है कि ये हमारे पहले पूर्व श्री एन गोपाल स्वामी हमारे पूर्व इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब उनकी सेवानिवृत्ति जब उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ तो कौन आया? वी एस संपत, एस वाई कुरैशी, नवीन चावला, एम एस गिल। श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद किसने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला? नहीं दयाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नवीन चावला थे जिन्होंने पद संभाला। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति 20 अप्रैल 2009 के बाद, तो इनकी सेवानिवृत्ति, इनका टेन्योर कब खत्म हुआ? 20 अप्रैल 2009 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद नवीन चावला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उनका टेन्योर था 21 अप्रैल से 29 जुलाई 2010, 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 ने संभाला था। वर्तमान में सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो ऐसा कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है? कौन सा इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता?
दयाल सुप्यार, गलत जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग नहीं करता है। बाकी जो राष्ट्रपति का चुनाव और दलों को मान्यता प्रदान करने का दायित्व और दलों को चुनाव चिन्ह देने का कार्य चुनाव आयोग के अंदर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है। अनुच्छेद 75 खंड 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। आर्टिकल 75 खंड 1। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह नियत करना निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, क्या है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते की द्वारा समझौते, सहमत, भारत के संविधान में निर्धारित, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। बताइए मुझे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट जी सुप्यार, आपने सही कहा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्लियामेंट मेंबर करते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन चुनाव आयोग नहीं करवाता। ठीक है। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वह क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया है, उसे कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, भारत के संविधान में निर्धारित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। तो कहां इसका वर्णन किया गया है? क्या है ये? चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व राजनीतिक दलों के उम्मीदवारी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है। अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त TN सेशन, तो हमारे एक पूर्व चुनाव आयुक्त द्वारा लाया गया था कोड ऑफ कंडक्ट। उसके अगर पूछ लिया जाए कि महत्वपूर्ण अगर चुनाव आयुक्त कौन है जिनके द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया, तो वो है TN सेशन। ठीक है। द्वारा चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं। अब क्या क्या बातें शामिल हैं चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत? तो सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करी जाएंगी। ये कब शुरू होता है? चुनाव से शुरू होता है और चुनाव के अंत आखिरी रिजल्ट के डेट तक यह लागू रहता है। तो उस बीच में क्या नहीं किया जाएगा?
उस बीच में सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाएंगी। उससे पहले आप इनका प्रचार कर सकते हो, लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है उस वक्त से ना तो कोई पोस्टर चिपकाया जा सकता है, ना तो कोई वादे किए जा सकते हैं, तो लोक लुभावन घोषणाएं या वादे नहीं किए जा सकते। ठीक है, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाता। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र के संबंधित मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी लेकर चलने पर रोक है कि अगर किसी को कह दिया कि जाए कि आज चुनाव है, अब कोई 1.5 लाख रुपए लेके चल पड़ा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। कोड ऑफ कंडक्ट लागू है कि कहीं इन पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। पर ये भारत है, यहां तो ऐसा चलता ही रहता है। चलिए अगला है, एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक होती है। कब तक? जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा, नन ऑफ द अबव, इसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार पेश कब किया गया था? 2001 और 2 के चुनाव में, 2008 और 9 के चुनावों में, 2013 और 14 के चुनावों में, 2010 और 11 के चुनावों में। बताइए दयाल, आपको कौन से वर्ड समझ नहीं आए? मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। तो नोटा, नॉन ऑफ द अबव में दयाल मैं कोशिश करती हूँ कि उस वर्ड को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लेकर जाऊं और उनको आप लोगों तक अच्छे से समझा दूं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आंसर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटा सबसे पहले भारत के वोटिंग मशीन्स में सबसे पहले कब पेश किया गया? 2001, 2002, 2008, 9, 2013 और 14 के चुनावों में, 2010 और 11 के चुनावों में। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2013 और 14 के चुनावों में सबसे पहले नोटा का वोटिंग मशीन्स में प्रयोग किया गया था। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी ना चुनने का अधिकार, नन ऑफ द अबव, जो सबसे नीचे दिया होता है कि हम किसी को भी चुनना नहीं चाहते हैं, ये सबसे पहले पेश किया गया 2013 और 14 के चुनावों में, सितंबर 2013 में। अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, नन ऑफ द अबव का बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, दिया था। तभी से चुनावों में वोटिंग मशीन्स में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ ईवीएम मशीन्स में कब? सितंबर 2013 के चुनावों में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे हम आर्क भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसे हम आर्क भी
बोलते हैं का गठन कब किया गया था? 1961, 1962, 1963 या 1966 में? तो आर्क या प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? नहीं सचिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है 1966 में। ठीक है, तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 फरवरी 1966 को किया गया था। कब किया गया था? 5 फरवरी 1966 को। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, परंतु बाद में के हनुमंत्या को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सर्वप्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई, परंतु उसके बाद के हनुमंतिया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो चलते देखते हैं आर्क है क्या। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, एक समिति है जो भारत में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अधिक कारगर बनाने के लिए अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। कब? 1966 में। पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बाद में कौन आया? के हनुमंत्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो आर्क सेकंड भी बना था। कब बना था? 31 अगस्त 2005, 31 अगस्त 2005 को आर्क सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वितीय, सेकंड को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे आर्क सेकंड के। और आर्क फर्स्ट के कौन थे? पहले थे मोरारजी देसाई और फिर बाद में बने के हनुमंत्या। कब बना पहला? 1966 में। कब बना दूसरा? 2005 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या लोकपाल? ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या लोकपाल? किसे कहा जाता है भारत में ओम्बड्समैन? हिंदी में भारतीय, उसमें संस्कृति में या भारतीय प्रतिमान क्या है? ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? कमेंट करिए और मुझे बताइए। और जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, प्लीज मुझे वहां ज्वाइन करिए और मुझे वहां कमेंट करिए। मैं फेसबुक पे आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूं। ओम्बड्समैन जो कि एक स्वीडिश वर्ड है, ठीक है। तो इसको भारतीय प्रतिमान क्या है? इसका भारतीय प्रतिमान है लोकपाल, ठीक है। तो वर्ष, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहां पर वर्ष नहीं है,
बच्चों, ठीक है। तो इधर 18 स्थानों में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द लोपाला, ठीक है। तो लोकपाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से उसमें हुई है, तो संस्कृत में लोपाला शब्द से हुई है, जिसका मतलब है लोगों की देखभाल करना या पीपल्स ऑफ फ्रेंड ऑफ पीपल्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ पीपल। और इसका जो वर्ड लिया गया है वो संस्कृत से लिया गया है, लोपाला शब्द से, जिसका मतलब है लोगों की देखभाल करने वाला। तो भारत में लोकपाल बिल पास कराने में समाज सेवी अन्ना हजारे, याद रखना ये नाम, तो अन्ना हजारे, ठीक है, की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों के लिए गठित संस्था है। तो जो सेंटर में है वो है लोकपाल, और जो स्टेट में है वो है लोकायुक्त। स्टेट में इन्हें लोकायुक्त कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो स्टेट में इनको कहा जाता है लोकायुक्त और सेंटर में इनको कहा जाता है लोकपाल। तो द करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इज पिनाकी चंद्र घोष। हमारे करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल यानी यूनियन में यानी सेंटर में तो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। और एमपी के लोकायुक्त कौन है, तो एमपी के लोकायुक्त है एनके गुप्ता, ठीक है। एमपी के लोकायुक्त है एनके गुप्ता। यूपी के लोकायुक्त है संजय मिश्रा, इनको याद रखिएगा। तो एमपी के लोकायुक्त है संजय मिश्रा यूपी के, और एमपी के हैं एनके गुप्ता। और सेंटर में द करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इज पिनाकी चंद्र घोष। स्टेट में लोकायुक्त कहा जाता है, सेंटर में लोकपाल कहा जाता है। तो लोकपाल कौन है हमारे, पिनाकी चंद्र घोष। और यूपी के जो लोकायुक्त हैं वो हैं संजय मिश्रा, और एमपी के लोकायुक्त है एनके गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। अगर लोकायुक्त कोई रिपोर्ट बनाता है तो वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा उसे, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को। तो उसे वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, बताइए मुझे, कमेंट करिए। तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। यस दयाल, यू आर राइट, सचिन राइट। तो राज्यपाल इज द राइट आंसर। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग।
दयाल, मैं आपकी बात समझी नहीं मैम। इस बैच में तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज मुझे बताइए। ये सेशन अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, शायद मुझे लगता है उनको पता ही नहीं है कि मेरा बैच अब 6 बजे शाम को 6 बजे होने लगा है। स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट में बनती है, जैसे सेंटर में होता है राज्यसभा, वैसे स्टेट में होता है विधानमंडल। चलिए, तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीति आयोग नहीं है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 कब स्थापित हुआ? ये 1 जनवरी 2015 में स्थापित नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर नीति आयोग का गठन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति की फुल फॉर्म, कब बनाया गया, कब स्थापित किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था, ठीक है, कैबिनेट द्वारा किया गया था। इस निकाय का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई होप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक 24/7 रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और इंक्वायरी लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग।